फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जो कि हम लोग करते हैं 261 टू 264। 261 में हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट कि लगभग 13.5 करोड़ आदमी, भारतीय आदमी वो पॉवर्टी से निकल गया है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो सर्वे है पुराना वाला ही सर्वे था, पहले वाला सर्वे, पहले वाला वही एक ही सर्वे कल देखे हो ना, कल का एडिटोरियल सब स्टूडेंट। तो जो पहले वाला जो सर्वे था हमारा 2011 और 12 का, वही कंजम्पशन वाला भी सर्वे वही है और तुम्हारा ये पॉवर्टी वाला भी सर्वे वही है। अभी तक 10-12 साल हो गया, अभी तक कोई सर्वे आया नहीं है, इसलिए मांग उठ रहा है कि भाई सर्वे एक फ्रेश सर्वे हो। मैं ये जो सर्वे किया है ये तुम्हारा अलग अलग जगह से डेटा लेक किया है और नीति आयोग ने इसको पब्लिश किया है। तो नीति आयोग के हिसाब से हमारे 13.5 करोड़ पीपल पॉवर्टी से निकले हैं ये 5 ईयर्स में। ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका श्रेय जाता है भारत सरकार का प्रोग्राम और पॉलिसी को। तो क्या है इसके अंदर, क्यों इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। 262 देखो, बिग फार्मा। देखो अब बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितने भी है या कंपनीज, ये लोग ना एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं उतना जितना इन लोगों को करना चाहिए। ये लोग वैक्सीन्स पे करते हैं, जो महंगा जो होता है वैक्सीन्स या ड्रग्स होता है उस पर करते हैं क्योंकि बहुत पैसा बचता है। मगर देखो ये लोग ना एंटीबायोटिक्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते। आखिर क्या फंडामेंटल्स रीजन्स, क्यों नहीं करते हैं? अब नहीं करने की वजह से क्या असर पड़ रहा है जानते हो ना, कि अभी दुनिया में ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तेज़ी से बढ़ रहा है और इस केस में यदि तुम्हारे पास ठीक से ड्रग्स ना हो तो फिर तो बैक्टीरिया फंगी सब तो जीवित ही रह पाएगा। जो भी दवाई खाओगे वो तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा और पैथोजेंस बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो उस चीज़ को हम लोग डीप में समझेंगे। 263 प्योर इकोनॉमिक्स। आखिर IFC गिफ्ट सिटी आया, हाँ लगभग हो गया, काफ़ी दिन हो गया, 5-6 साल 10-8 साल ऐसे कुछ हो गया। अभी तक भी जो सक्सेस होना चाहिए था एज अ फिनेंशियल सेंटर वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों नहीं IFSC सेंटर इतना ज़्यादा आगे चला, क्यों नहीं गया, इसके पीछे रीजन क्या है, उस चीज़ को समझेंगे। प्योर इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट बढ़िया समझना होगा तुम लोग को। एंड लास्ट वन जो कि बहुत ही फेमिलियर हो तुम लोग, कि पल्सेस का टर्न अराउंड बहुत अच्छा हुआ ना, पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है ना, हाँ, और बहुत कम बाहर से मंगवाते हैं। और यदि तुम 2016 से लेके 2021-22 से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा ही हमने प्रोडक्शन किया है पल्सेस पे। स्पेशली योर चना दाल है ना, चना दाल में हम चना और मूंग दाल, चना ब्लैक ग्राम और मूंग दाल तुम्हारा ग्रीन ग्राम, ये दोनों पे बहुत काम हुआ, उतना उड़द पे काम नहीं हुआ है जितना तुम्हारा चना और मूंग दाल पे हुआ है। तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, समझ गए ना। तो ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे इस क्लास में। आगे देखो 261 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 28 जुलाई को, समझ गए स्टूडेंट। आगे देखते हैं, इंडियाज रिमार्केबल सक्सेस इन रिडक्शन ऑफ MPI। MPI का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में केवल इनकम ही नहीं देखा जाता है, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, उसमें एजुकेशन भी देखा जाता है, उसमें मैटरनल हेल्थ भी देखा जाता है। लगभग 12 पैरामीटर्स होते हैं। बात समझे, आमतौर पे क्या होता है, इससे पहले तुम लोग जानते हो ना, मैं कई बार तुम लोग को इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, और ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि IMF का भी अपना एक बेंचमार्क है। लगभग $2.15 प्रत्येक दिन आप कमा रहे हो तो आप BPL कैटेगरी से ऊपर हो। मतलब तुमको लगता है कि ये ट्रू पिक्चर हो सकता है? नहीं, केवल इनकम के हिसाब से ही आप नहीं कह सकते हो कि वो BPL कैटेगरी में है या नहीं है। आपको अलग आयाम को भी टच करना होगा, आपको अलग पैरामीटर्स को भी देख के उसके बेसिस पे आपको बताना होगा कि सच में ही गरीब है या नहीं है। इसलिए एक जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स को क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि ये पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो जो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने है ना अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया है विद द हेल्प ऑफ UNDP, क्योंकि UNDP भी अपना एक अलग से करती है इस तरह का। तो क्योंकि इसका जो टेक्निकल पार्टनर है नीति आयोग का वो UNDP ही है, तो दोनों के सहयोग से एक तुम्हारा रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है। उसके आधार पे ये पाया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बहुत ही सुधार आया है रिसेंट टाइम में। एग्जाम्पल बच्चे लोग तुम लोग देख सकते हो कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 का जो रिपोर्ट है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो इस बार 6ठा वाला जो रिपोर्ट होगा,
दोनों को यदि हम कंपैरिजन कर दें तो हमको पता चलेगा कि उस समय लगभग 25% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से झेल रहे थे, और वो घट के लगभग 10% घट के अभी 15% हो गया है। रिमार्केबल अचीवमेंट, यानी कि 15% जो लोग हैं, ठीक है, वो निकले हैं पॉवर्टी से। बात समझे? हैज़ फॉलन फ्रॉम द, हाँ, से दैट प्रोपोर्शन ऑफ MPI पोर हैज़ फॉलन फ्रॉम, यानी घटा है, पहले 25% था तो अभी 15% हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ कि लगभग 13.5 करोड़ जो BPL कैटेगरी में थे वो वहाँ से निकले हैं। बात समझे? 13.5 करोड़ आदमी जो BPL कैटेगरी में कभी रहते थे 5 साल पहले, 6 साल पहले, वो उस कैटेगरी से बाहर निकले। ये अचीवमेंट है कि नहीं भारत के लिए, बताओ, है ना? अब ये इंडेक्स क्या होता है? तो ब्रॉडली 3 पैरामीटर्स, वही 3 पैरामीटर्स को डिवाइड करोगे तो 12 पैरामीटर्स। तो ब्रॉडली पैरामीटर क्या है कि हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। इसी चीज़ को बच्चे लोग, तुम लोग यदि डिवाइड करोगे इसी चीज़ को, तो वही कुकिंग फ्यूल आ जाएगा, सैनिटेशन आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, हाउसिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि 12 पैरामीटर्स होता क्या है। तो उसका थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो अभी तक तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि कितना हमारा घटा है? पहले कंपेयर में लगभग 10% घटा है, और कितना परसेंटेज अभी BPL कैटेगरी से निकला है? 15%, समझे? एज कम्पेयर टू 25% अराउंड 2015 और 16। तो 2015-16 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट। अच्छा, इसमें सवाल ये है कि यदि हम इनकम लेवल पे देखें, यदि किसी आदमी को पुअर बताना है इनकम लेवल से, तो उसका क्या डिमेरिट्स होगा? तो इनकम लेवल कभी बता ही नहीं पाता है स्टूडेंट। इनकम लेवल पे आप नहीं बोल सकते हो कि गरीब है या फिर अमीर है। और भी बहुत, जैसे मान लो कि बहुत लोग पैसा कमा रहा है मगर वो हेल्थ पे काम ही नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे कि वो अमीर है? तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखो हिस्टोरिकली पहले देखोगे तो पहले तो क्या था कि पॉवर्टी एस्टिमेशन आराम से हम इनकम एज अ सोल इंडिकेटर के रूप में कर लेते थे, कितना कमाता है, और IMF का भी अपना बेंचमार्क है, उस हिसाब से हम पता कर लेते थे कि गरीब है या नहीं है इनकम के हिसाब से। बट बहुत क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनेटरी और कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी ये ट्रैक नहीं कर पाता है अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पैरामीटर्स को, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या फैक्टर्स है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले समझो कि नीति आयोग का ये जो तुम्हारा MPI है नेशनल, क्योंकि ये नेशन का है, अंदर का, ये स्टेट का दिया गया कि कौन सा स्टेट ने कितना बेहतरीन काम किया है। जो बीमारू राज्य है जिसमें हमारा बिहार भी है, बिहार ने बहुत ट्रमेंडस अचीवमेंट किया है स्टूडेंट। बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, ये जो रिपोर्ट है इसमें दिखाया गया कि बिहार ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, जो कि बीमारू राज्य है, जानते हो बिहार। तो यहाँ पे देखो नीति आयोग का जो नेशनल MPI है, ये जो मॉडल है, इसका जो तौर तरीका है ना, बिल्कुल जो नेशनल लेवल का, जो इंटरनेशनल लेवल का होता है ना स्टूडेंट, है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो रिलीज करती है तुम्हारा OPHI इन एसोसिएशन विथ योर UNDP। हाँ, फुल फॉर्म समझ ले रहे तुम लोग बच्चे लोग। तो ये दोनों के एसोसिएशन से जो रिलीज होता है उसी लाइन पे इसने भी किया है, इसलिए टेक्निकल पार्टनर इसका UNDP है, बात समझो। और गजब बात है कि कुछ दिन पहले इसने रिलीज किया था भारत के लिए भी इसका फिगर, और इसका फिगर ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंटरनेशनल लेवल पे, इसका और नीति आयोग का मैच कर रहा है। अच्छी बात है, इसका मतलब इंटरनेशनल संस्था का ही मैच कर रहा है और आपका नेशनल संस्था का ही मैच कर रहा है, तो क्रेडिबिलिटी बनता है इससे, समझे। इसमें जैसे कि मैंने कहा है कि क्या क्या ट्रैक किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है कि इसमें कितना डिप्राइवेशन है, और इसमें यदि कमी है तो वो BPL कैटेगरी में चला जाएगा, समझे। ये जो तरीका है पहली बार 2021 में तैयार हुआ था। हाँ, वहाँ पे एक रिपोर्ट बना था, उसी रिपोर्ट के आधार पे नीति आयोग क्या की है, इस बार रिलीज़ की अपने रिपोर्ट को। होप्स, और टेक्निकल पार्टनर मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, OPHI और UNDP टेक्निकल पार्टनर्स है नीति आयोग का इस चीज़ को रिलीज़ करने में। 12 पैरामीटर्स है स्टूडेंट। अब देखो 12 पैरामीटर में क्या क्या है, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे लोग कितना दिन तक जी पा रहे हैं ठीक से। कई बच्चे लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम होता है ना, कि बच्चे लोग है 2 महीना में ही या 5 साल के अंदर ही डेथ कर जा रहे हैं। मैटरनल हेल्थ, माता का हेल्थ कैसा है, कितने साल तक स्कूल पढ़े हैं बच्चे लोग, स्कूल में अटेंडेंस क्या है, कुकिंग फ्यूल कैसा है, क्योंकि कुकिंग फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसका देखो सैनिटेशन देखो, सफाई कितना है, ड्रिंकिंग वाटर देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, हाउसिंग देखो, घर का रहने का व्यवस्था है कि नहीं, एसेट कितना उसके पास संपत्ति है, और बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना आज के डेट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब तुम खुद सोचो कि नीति आयोग जब बोल रहा है कि ये 12 पैरामीटर, सब पैरामीटर पे अच्छा काम हुआ है, तो इसका क्रेडिट बिल्कुल भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को जाएगा। अब देखो भारत सरकार ने हर एक चीज़ के लिए फ्लैगशिप किया है। जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन के लिए देखो
फैमिली हेल्थ ये वाला तुम्हारा PDS व्यवस्था किया है। और जो महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, उसके लिए अलग से अंत्योदय योजना भी चलता है, जानते हो ना। और लैक्टेटिंग मदर्स को 5,000 6,000 भी मिलता है पैसा, तो वो भी तो एक गजब अच्छा काम है। ईयर ऑफ स्कूलिंग जानते हो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है अभी, है ना, अभी बेटर है, पहले स्कूल ऑफ अटेंड वही हो गया। कुकिंग फ्यूल देखो, इसके लिए योजना बना है ना, कौन सा योजना है बताओ कुकिंग फ्यूल के लिए? उजाला योजना, वेरी गुड। सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर घर नल से जल, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कि हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत पहले ही प्रोग्राम लाया था, ठीक है। हाउसिंग के लिए भी देखो, मिडिल इनकम वाले जो फैमिली है उसके लिए लोन सस्ता में दिया जाता है ना। और बैंक, जहाँ तक सवाल है बैंक अकाउंट के लिए, तो जानते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कहने का मतलब है कि ये 12 पैरामीटर्स में बहुत सारा ऐसा पैरामीटर्स है स्टूडेंट, उसके लिए भारत सरकार ने अलग से फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है। और इसी का रिजल्ट है कि लगभग 13.5 करोड़ लोग BPL कैटेगरी से निकले हैं एज पर द नीति आयोग रिसेंट रिपोर्ट। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब देखो यही बोला गया कि ये जो MPI का जो है ये पूरा बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट, जो 1921 में तुम्हारा कंडक्ट हुआ था, सही बात है ना। उसी को आधार बना के बताया गया है और कंपेयर किया गया तुम्हारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में क्या था, तो कंपेरिजन से ही पता चलेगा आपको। उस समय लगभग 25% था, तो घट के 10% घटा, 15% है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। आगे देखो, अब इसमें हमें समझना होगा, थोड़ा उसका डिटेल्स देखना होगा कि 12 इंडिकेटर्स पे ही इंप्रूवमेंट है और MPI वैल्यू लगभग हाफ हुआ है, इसका मतलब हम पॉजिटिव की ओर बढ़े हैं, अच्छा काम है। देखो कितना पॉपुलेशन रिड्यूस हुआ, पहले 24% थे, तो अभी तुम्हारा केवल 15% ही है, यानी कि लगभग 13.5 करोड़ आदमी पॉवर्टी लाइन से निकले हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये 5 साल में। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यानी कि एवरेज डिप्राइवेशन, ये भी तुम्हारा घटा है, यानी कि जो आदमी गरीब होता है एवरेज, वो भी घटा है, तो ये अच्छा चीज़ है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। पहले 47% था, वो 44 हुआ है। अब जहाँ तक सवाल है रूरल रीजन में, तो रूरल रीजन में भी घटा, देखो पहले 32% थे, तो अभी घट के 19% हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है अर्बन एरियाज़ में, तो 8% से लेकर घट के 5% हुए हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। अर्बन एरियाज़ में भी पॉवर्टी घटा है और रूरल एरियाज़ में भी पॉवर्टी घटा है स्टूडेंट। देखो जैसे MPI जैसे पोर स्टेट हो गया, देखो उत्तर प्रदेश ने कितना अच्छा काम किया है, लगभग 3.4 यानी कि 3.5 करोड़ पॉपुलेशन तुम्हारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले हैं। उसके बाद हमारे राज्य आता है बिहार, बिहार में लगभग 2.25 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकला है। वेरी गुड ना, अच्छा न्यूज़ है कि नहीं बताओ। MP में लगभग वही 1.36 करोड़ है, अच्छा न्यूज़ हमारे लिए। देखो यही चीज़ तुमको देख सकते हो यहाँ पे। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, इसमें हमारा जो बिहार है, बिहार में 51% लोग गरीब थे। ओ माय गॉड, देखो आंकड़ा, और ये घट के तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया ना स्टूडेंट, ये 33% हो गया ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि 33%, तो घटा ना अच्छा खासा। हाँ, अभी भी इतने लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में घटे हैं पहले कंपेयर में, पहले तो आधा ही बिहार गरीब था। देखो ना, हमारा बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है स्टूडेंट, बहुत पीछे है हमारा राज्य। तो गर्व तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें तो यहाँ काम करना चाहिए, जबकि हमारा जो सहयोग बाकी स्टेट में बहुत तगड़ा है। दूसरे स्टेट का हम इकोनॉमी चला रहे हैं, अपना इकोनॉमी हमारा चलाने का हैसियत नहीं है, क्योंकि राज्य ही चलाने नहीं देता हमें, है प्रॉब्लम। बताओ 10 करोड़ का जनसंख्या 2011 की, अभी तो 12 करोड़ 13 करोड़ हो गया होगा। चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते, एक से एक टैलेंटेड मैन पावर है यहाँ पे, कितना कमी है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे देखो, हाँ, तो इसका जो इतना तुमको इम्प्रूवमेंट दिखा है, ये भारत सरकार का ही वही इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ही जाता है, यानी फ्लैगशिप प्रोग्राम जाता है, चाहे वो न्यूट्रिशन पे हो, सैनिटेशन पे, हाउसिंग पे हो, कुकिंग फ्यूल पे हो, मैं सबका बता चुका हूँ तुम लोग को, है ना। तो बहुत अच्छा अचीव कर रहा है इंडिया, ठीक है। सो द नेक्स्ट हाफिंग ऑफ द पॉवर्टी इंडेक्स विल टेक मच लेस देन, अब जो नेक्स्ट है तो वो 5 साल भी नहीं लगेगा, वो और तेज़ी से निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट इनकम पॉवर्टी फिगर, जो एब्सोल्यूट है, जहाँ पे आप केवल इनकम का ही बात करते हो, तो मैंने पहले ही बता दिया, यदि तुम IMF का लोगे या फिर वर्ल्ड बैंक का लोगे, जानते हो ना, उसके हिसाब से क्या बोला जाता है, 2.15 पर डे। यदि प्रत्येक दिन आप कितना होगा, $2 इक्वल कितना होगा, 80 + 80 160, और थोड़ा डाल दो तो 190 रुपये आसपास, 170 रुपये आसपास। 170 रुपये यदि दिन में कमा रहे तो तुम BPL से ऊपर हो, तो क्या जस्टिफाइड होगा ये चीज़ बोलना? जस्टिफाइड नहीं। उस हिसाब से देखोगे तो वर्ल्ड बैंक और UNDP के हिसाब से लगभग 10% हमारी पॉपुलेशन है जो तुम्हारे BPL कैटेगरी से निकले हैं, और यहाँ कितना बता रहे हैं हम लोग, यहाँ हम 15% बता रहे हैं जो निकले हैं, ठीक है।
एग्जिस्ट सॉरी दिस एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन एग्जिस्ट सॉरी 10% जो पीपल है वो तुम्हारे बीपीएल कैटेगरी में रहते हैं, यानी कि 1.25 करोड़ देशवासी में 10% जो पीपल है पॉपुलेशन है हमारा 12 to 13 करोड़, यदि मैं लूँ उधर से, या फिर तुम 140 करोड़ अभी जानते हो, 140 ही लेते हैं, 140 में 10% करोगे कितना, 14 करोड़। 14 करोड़ हमारे बीपीएल कैटेगरी में है, मतलब इस चीज़ को आधार बना के चलते हैं, तो समझ गए। हाँ, अब देखो कितना गजब का विडंबना है स्टूडेंट कि दो एकदम एक्सट्रीम प्रोजेक्शन है। एक किसी संस्था ने बोला है कि बीपीएल तो अब इंडिया में लगभग रहा ही नहीं, और एक कोई संस्था बोलता है कि बीपीएल बहुत है अभी भी। एग्जाम्पल देखो, जो रिसेंट तुम्हारा आईएमएफ का स्टडी हुआ था, तो उसने कहा है कि इंडिया लगभग पॉवर्टी खत्म कर दिया फूड ट्रांसफर करके, पीडीएस सिस्टम ट्रांसफर करके, क्योंकि लोग को खाने मिल ही जाता है, तो काहे का पॉवर्टी, नंबर 1। दूसरा क्या है, मगर जो हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे जो 2017-18 का जिसको हटा दिया गया था, इसको पब्लिश नहीं किया ना, इसमें पता चला था कि जो कंजम्पशन पैटर्न वो घट गया। हाँ, उस समय पता चला था, इसका मतलब कंजम्पशन पैटर्न घट गया, इसका मतलब लोग और गरीब हो गए। तो दो अलग रिपोर्ट है ना, कंजम्पशन पैटर्न घटने का मतलब क्या है, लोग गरीब हो गए तभी तो नहीं खा पा रहे हैं। इसको ये जंग करके इसको हटा दिया गया, अलग बात है, मत थोड़ा रेफरेंस ले रहे हैं कि दो अलग अलग तरीका है। एक तरीका में बोला जा रहा है कि कुछ गरीबी ही नहीं रहा कंट्री में, और एक में बोला जा रहा है गरीबी बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो कंजम्पशन वाला वो हटा दिया गया उसमें, क्योंकि पाया गया कंजम्पशन पैटर्न कम हुआ है। होप सो समझ में आ रहा होगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें डेटा चाहिए रियल वेजेस पे, लोग कितना कमा कितना रहा है। यदि हमारे पास रियल वेजेस पे डेटा होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सर्वे करोगे ठीक से, तब हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। नंबर 1, इंडस्ट्री कितना ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री का जितना ग्रोथ होगा उतना लोग का इनकम ग्रोथ होगा, सही बात है ना। माइग्रेशन पैटर्न, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किस तरह, फिर क्या आ रहा है, वहाँ पे किस तरह सेटल हो रहा है, ये भी पैटर्न हमें समझने की जरूरत है। और जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो किस तरह का डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो किस तरह का सैनिटेशन वाला व्यवस्था है, समझे। मोर्टेलिटी ट्रेंड्स क्या है, लोग कैसे मर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम से मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, क्या चीज़ से मर रहे हैं। यदि ये सब चीज़ पे डेटा रहेगा तो हम ज़्यादा बेटर पोजीशन में बता पाएंगे कितना बीपीएल कैटेगरी यहाँ पे है और कितने लोग निकले हैं एज कम्पेयर टू 15 और 16। तो हमें यहाँ पे भी डेटा की जरूरत है, जो कि डेटा कमी है स्टूडेंट्स। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, हाँ, बिग फार्मास्यूटिकल, देखो बिग फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वो एंटीबायोटिक्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहता है। हाँ, ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट, ये आया था तुम्हारा डाउन टू अर्थ पेपर में आया था, एक मैगजीन है ये, बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है ये। आगे देखो, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, साइलेंट पेंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जानते हो ना, कई बार मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर कर चुका हूँ कि तुम जितना भी ड्रग्स खा रहे हो तो जो तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया फंगी सब है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उसको मारने के लिए हम खा रहे हैं, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। तो इसलिए जितने भी एग्जिस्टिंग ड्रग्स है वो सब बेकार हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि देखो, एक तो ये एक तरह से पेंडेमिक ही तो है। अब पूरा दुनिया में तुम्हारा एंटीबायोटिक्स काम करना बंद हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। एक तरह से साइलेंट पेंडेमिक है, समझे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ओवर यूज़ करना। एंटीबायोटिक्स बार बार खाओगे तो जो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया जिसको मारने के लिए तुम खा रहे हो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि यही दवाई आ रहा है, वो फिर अपना, जानते हो बैक्टीरिया का ऐसे भी इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लासेस, बैक्टीरिया का ऐसे भी इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है स्टूडेंट। वो बढ़िया से सह लेगा और इतना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, जितना भी खाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, समझे। पैथोजन्स म्यूटेट हो जाएंगे, और पैथोजन म्यूटेट हो जाएंगे तो आराम से वो सह लेगा और बेकार हो जाएगा, यानी कि बाहर से आएगा वो म्यूटेट हो जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, इस हिसाब से जिस तरह पेंडेमिक हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसलिए जितने भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट कि 5 मिलियन डेथ हो रहे हैं, लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख आदमी का डेथ हुआ 2019 में। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए, समझे। और जो न्यू एंटीबायोटिक्स का जो हमें उम्मीद करते हैं वो भी ड्राइंग अप है, वो आ ही नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तब ना नया नया ड्रग्स आएगा स्टूडेंट। तो जिस हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए सब मिसिंग है, वो इकोसिस्टम ही मिसिंग है। देखो वही बोला गया है कि ज़्यादातर मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है रिसर्च डेवलपमेंट डिस्कवरी नहीं करता है, आर ऑप्टिंग आउट, यानी कि आप नहीं करता, वो उसका ध्यान वैक्सीन पे है, उसका ध्यान ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग्स के बेटाकुलिन के ऊपर है, उसका ध्यान उस जगह पे जहाँ से वो बहुत मोटा रकम कमा सकता है। इसमें उसका ध्यान ही नहीं है क्योंकि इस पर कमाई नहीं होता है उतना,
अब यहाँ पे देखो, हम 3 चीज़ से घिरे हुए हैं। नंबर 1 क्या है कि एक तो एंटीबायोटिक्स जो अभी खा रहे हो वो इनफेक्टिव हो रहा है, नंबर 1 दिक्कत। दूसरा क्या है कि कोई नया एंटीबायोटिक्स नहीं है आपके पास। और तीसरा दिक्कत ये है कि ये सबको चाहिए एंटीबायोटिक्स, ये सबको मेडिसिन चाहिए, तीनों ही चीज़ मिसिंग है। बात समझ गए ना? आगे देखो, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इतिहास को पलटते हैं और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि कब फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनाया गया था। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन बना था स्टूडेंट 1928 में, बहुत पहले की बात है। हाँ, और उसके बाद जानते हो कि इस पर बहुत काम हुआ है, बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं, बट 1980s के बाद कुछ काम नहीं हुआ इस पर। 1980 के बाद जो काम होना चाहिए था एंटीबायोटिक्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो नहीं हुआ। तो 1980 और आज 2023 देख रहे हो ना, 20 साल इधर और 20 साल इधर, लगभग 40 to 45 ईयर्स से कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस लेवल पे हुआ ही नहीं। और यहाँ पे कितने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो गया होगा। तो तुमको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हो पाएगा ये सब चीज़? डील नहीं कर पाएगा। 1980 से ही जो मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था सब बंद हो गया। यहाँ पे देखो, ये समझो तुम वही लिखा गया है कि डिस्कवरी ऑफ नोवल क्लासेस ऑफ एंटी ऑलमोस्ट स्टॉप। वही बोला कि 1980 तक ही जो एंटीबायोटिक्स बनता था, एंटी माइक्रोबियल वाला जो ड्रग्स बनता था वहीं तक बना है, उसके बाद ही सब स्टॉप्ड हो गया। समझे? 1980 के बाद। हाँ, और उसके बाद बच्चे लोग जो भी बना है तो पुराना वाला फॉर्मुलेशन को ही मॉडिफाई करके बनाया है। बात समझो, पहले का भी फॉर्मुलेशन होगा, ऐसे ऐसे डालना है, एपीआई में डालना है, ये सॉल्वेंट डालना है, ये वो एक होगा ना फॉर्मुलेशन, उसी के आधार पर नया बना है। कोई नया टेक्निक डेवलप नहीं हुआ, और हुआ भी है तो मतलब वही बहुत कम, ना के बराबर हुआ है। अभी समझोगे? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट प्रायोरिटी पैथोजेंस। जैसे WHO ने बताया कि प्रायोरिटी पैथोजन बहुत डेंजर चीज़ है। प्रायोरिटी पैथोजन मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजन जिसको मारना होगा, जो खत्म करना होगा। अब इस हिसाब से देखो, प्रायोरिटी पैथोजन का मतलब कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। जानते हो ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इतना डेंजर होता है कि उसका सेल कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होता है, समझे? और इसके वजह से बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है दुनिया में, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ निमोनिया। अब देखो, ये क्या है कि जब तुमको ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाहर से अंदर आ गया, यानी कि पैथोजन ही है, बाहर से अंदर आ गया, तो तुम कितना भी एंटीबायोटिक्स खाओ बाबू, कुछ नहीं होने वाला है, समझे? क्योंकि ये बहुत प्रायोरिटी पैथोजन है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसका सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आराम से सह लेगा, आराम से अंदर जाकर म्यूटेट कर लेगा, तुम्हारे बॉडी को प्रॉब्लम होगा। फिर आर यू गेटिंग मी? समझने का प्रयास कर रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो, इसलिए एक नया क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स चाहिए जो प्रायोरिटी पैथोजन को भी एड्रेस कर सके। बात समझे? तो इसके लिए जानते हो, इसके लिए स्टूडेंट हाई कॉस्ट लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी हो पाएगा, जो फार्मास्यूटिकल करना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे खुद देखो कि किस तरह हुआ है। ये 5 ईयर्स का यदि आंकड़ा लोगे ना, तो 12 एंटीबायोटिक्स जो बने हैं उसमें मात्र 2 ही तुम्हारा जो नोबल है, नया है। यानी कि अभी तो देखो 5 साल में केवल 12 ही बना। अब तुम खुद देखो कि 1-1.5 साल में ही कोविड में कितना आ गया वैक्सीन, है ना? कोविड एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया ना कि कैसे वैक्सीन बनाया जाए। mRNA, स्पुतनिक का, ये हमारा इंडिया का कितना दुनिया भर का बना है वैक्सीन। मात्र 1.5-2 साल में दुनिया भर का वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। बट यू जस्ट टेक द एग्जांपल कि 5 साल में केवल 12 बना है एंटीबायोटिक्स, उसमें 2 बना है वो नया है, और 2 में भी एफिकेसी देखो उसका। एक ही तुम्हारा क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजन को अटैक कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, और दूसरा भी नहीं कर। 2 बना है नया, उसमें एक ही कर सकता है। तो देखो, WHO ने कैटेगराइज किया कि प्रायोरिटी पैथोजन को 3 भाग में। एक क्रिटिकल बहुत डेंजर है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए, वो भी नोवल चाहिए होगा। एक है मिड, एक है हाई एंड मीडियम है। बात समझे? बट दिक्कत यह है कि चलो WHO ने कैटेगराइज कर दिया कि क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजन क्या है, या तो क्रिटिकल हो, सॉरी प्रायोरिटी पैथोजन या तो क्रिटिकल हो सकता है, बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक। उसको अभी देखो 5 साल में 12 बना है, तो उसमें एक ही कोई टारगेट कर सकता है। उसके बाद मीडियम, उसके बाद हाई एंड मीडियम। मगर तुम खुद बताओ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस वर्क बहुत कम होना, तो क्या इसको टैकल कर पाएगा? नहीं टैकल कर पाएगा, और इसका रेजिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, समझे? देखो फ्यू ईयर्स ओनली, देखो ओनली 1 और 2 एंटीबायोटिक्स, बस 1 ही 2 एंटीबायोटिक्स तुम्हारा नया स्टेज में है, यानी कि न्यू है। और तुम खुद देखो कि 9 ड्रग्स अभी तक, ये तब क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहा है। जानते हो ना, क्लिनिकल ट्रायल पहले प्री स्टेज होता है ना, फिर तुम्हारा ह्यूमन पे, एनिमल्स पे होता है, फिर तुम्हारा ह्यूमन बींग पे होता है, उसका भी 6 स्टेज होता है। तो वही बोल रहा है कि जस्ट 9 न्यू ड्रग्स कैंडिडेट्स, ठीक है, और वो भी जो भी 9 जो चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल में, वो भी बच्चे लोग क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस को टारगेट करने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफिकेसी कम है इसका। मेन तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजन का है ना स्टूडेंट, वही ग्राम नेगेटिव
बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से निमोनिया सब हो रहा है, डेली डिजीज हो रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब यहाँ पे तुम खुद देखो कि कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। यदि प्रेजेंट सिचुएशन में देखोगे ना, अभी जो प्री क्लिनिकल बास्केट जो चल रहा है उसमें 217 एंटी माइक्रोबियल पॉसिबिलिटी है। मगर तो अब तुम लोग को तो खुशी मिलेगा ये जान के कि 217 पॉसिबिलिटी है, 217 टाइप का बन सकता है। मैं ये कराने वाला कौन है? ये कराने वाला ज़्यादातर तुम्हारा छोटे छोटे वाले बिजनेस वाले हैं, जिसका 50 एम्प्लॉय है। बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल नहीं करवा रहा है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो बोला जा रहा है ना कि 217 टाइप का एंटी माइक्रोबियल पॉसिबिलिटी है, तो ये छोटे छोटे वाले कर रहे हैं, छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं, जिसका 50 एम्प्लॉय है। जो बड़ा बड़ा है, जो 1 लाख एम्प्लॉय है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, वो सब नहीं करवा रहा है ये, समझे? तो वही लार्ज फार्मास्यूटिकल फार्म्स का ध्यान ही नहीं है इसको, ठीक है। अब उसका ध्यान क्यों नहीं है तो आगे समझो। द रीजन्स फॉर द क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो स्टूडेंट, अब तुम खुद समझो, यहाँ पे समझो बात को, इसका पीछे का और बहुत बड़ा लॉजिक है। बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का ऐसा मानना है कि यदि हम आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते तो 5 साल बन के निकलेगा मेरा। हो सकता है कि 5 साल तक तुम्हारा जो बैक्टीरिया है, जो अंदर पैथोजन है, वो तुम्हारा रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, तो इतना पैसा लगाएंगे और जो बन के निकला तो पता चला कि पहले से वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, क्योंकि म्यूटेशन होता है तो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है वो, तो हो सकता है हमारा पैसा बर्बाद हो जाए। इसलिए वो सेफ साइड में लगाना चाहता है, सेफ साइड में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाना चाहेगा, महंगा ड्रग्स पे लगाना चाहेगा, बात समझे, जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो ले सके। जैसे वही कैंसर का इलाज, कैंसर का दवाई हो गया है ना, या फिर टीबी पेशेंट्स के लिए दवाई हो गया, ऐसे उसके लिए किया जाता है। देखो वही बोल रहा है कि कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, उसमें बहुत बेनिफिट होता है इन लोग का। अब देखो कई बार तो ऑर्फन डिजीज भी, ऑर्फन डिजीज मतलब जो बहुत कम आदमी को जो सफ़र करे, बहुत कम आदमी को अफेक्ट करे, तो उस पर भी ऑर्फन डिजीज के लिए भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि इसका टारगेट बहुत कम है। अब मान लो कि दुनिया में 1 ही लाख आदमी को हो रहा है वो डिजीज, तो उस पर काम ही नहीं करेगा। अरे कोविड देखो पूरा दुनिया में सबको हो गया ना, तो सब काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ढेर सारा पैसा बनेगा। तो कम से कम मोरल ग्राउंड पे भी है ना, इन लोगों को आगे आना चाहिए था, कि कम से कम ह्यूमैनिटी के लिए भी इन लोगों को सर्व करना चाहिए था, ऐसा ऑथर लिख रहे हैं। देखो तो आगे का रास्ता क्या है कि एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो परिस्थिति डेवलप्ड हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, तो इसका रीज़न क्या है? ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जाएंगे हम लोग फार्मास्यूटिकल, वहाँ पे जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, दे देता है ना तुरंत एंटीबायोटिक्स। नो, ये वाला चलन रोकना पड़ेगा हमें, समझे, है ना। और हमें ये बचाना होगा, बहुत ही, है ना, हमें कोशिश करना होगा कि इसका कम से कम यूज़ करें। और एट द सेम टाइम भारत सरकार है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UNO, इस तरह का जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आगे आए, ठीक है। यदि बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं बना पा रहा है तो उसको नजिंग करे, उसको इनकरेज करे, फंड दे उसको, क्योंकि इससे पूरा ह्यूमैनिटी असर पड़ेगा ना, पूरा ह्यूमन बींग को ना असर पड़ रहा है। तो ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हाँ, न्यू टैक्सेस लाए, थोड़ा कंसेशन दे, है ना। वी कहना हमें फेल नहीं करना चाहिए, भले ही मार्केट फेल हो जाए। लास्ट में कंक्लूजन है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब डीप है। मार्केट भले ही नहीं बना पाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भले नहीं बना पाए, मगर हमें फेल नहीं करना है, हमें एफर्ट दिखाना है, और फिर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड ड्रग्स को बनाना है हमें, अदरवाइज ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगा स्टूडेंट, ये बोलने का मतलब है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो 263, और देखो अभी भी IFSC गिफ्ट सिटी पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 28 जुलाई को स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, वही मैंने कहा ना कि लगभग 7-8 साल हो गया है। 2015 में हम इनाग्रेट किए थे IFSC को, जानते हो ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसको क्यों बनाया गया था? देखो अभी दुनिया में जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, कुछ तुम्हारा हांगकांग में है, कुछ लंदन में है, कुछ सिंगापुर में है। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा भेजा, यहाँ पे भेजा रख के सुनो यहाँ पे अच्छे से। अब मान लो कि तुमको फॉरेन का शेयर खरीदना है, फॉरेन कंट्री का, बात समझे, उसका डेरिवेटिव पे तुमको ट्रेड करना है। डेरिवेटिव समझ रहे हो ना, अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल कहीं और है, उसका कहीं खरीद बिक्री कहीं और हो रहा है। डेरिवेटिव मतलब होता है कि वो वहीं का नहीं है, हो सकता है कि वो लंदन का है, मैं उसका डेरिवेटिव तुम्हारा US में बिक रहा हो। डेरिवेटिव मतलब वहाँ से पावर डिराइव करके कहीं बिक रहा है वो, दैट्स कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, ये सब तुम्हारा शेयर मार्केट सब में यूज़ होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हमें यदि लगाना था मान लो कि फॉरेन में, फॉरेन के सेल में, तो हमको हांगकांग जाना पड़ता था, हमको सिंगापुर जाना पड़ता था, और हमको कहाँ जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था। ये IFSC बनाया इसलिए गया है कि हमको दूर जाने की जरूरत नहीं, हम इंडिया में रह के ही हम फॉरेन एसेट्स पे अपना शेयर लगा सकते हैं, इसलिए बच्चे लोग इसको बनाया गया था। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जो 2015 में बनाया गया इतना बड़ा सेंटर, क्या ये कारगर है?
और कारगर नहीं है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों नहीं अच्छे से काम कर पा रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो समझो चीज़ों को। देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हाँ, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो हमारी इंडियन कंपनी है ना, जो इन्वेस्टर है वो ग्लोबल जा सके, यानी कि पैदल नहीं, वहीं से बैठ के वो बाहर का शेयर खरीद सके, समझे, फॉरेन कैपिटल को वो खरीद सके, और जो ऑफशोर ट्रेडिंग है इंडियन स्टॉक का जो बाहर भी बिकता है ना, वो वहीं से वो कर सके, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं बैठ के कर सके, समझे। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल हांगकांग का। अब हांगकांग का जो ये तुम्हारा गिफ्ट सिटी टाइप का है, जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, उसके वजह से ये रिनमिनमी कितना फेमस हुआ, वो भी हम लोग देखे थे, डे टू डे एडिटोरियल्स में देखे थे कि थैंक्स टू द हांगकांग फाइनेंशियल सेंटर, जिसकी वजह से रिनमिनमी इतना प्रसिद्ध हुआ, है ना। और उसने कितना बढ़िया से फॉरेन इन्वेस्टर और चाइना को जोड़ा है ना, क्योंकि उसका अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल डेरिवेटिव सब वहाँ बिकता है, तो रिनमिनमी भी फेमस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम भी करेंगे तो हमारा रुपीज़ भी फेमस हो जाएगा, हमारा मसाला बॉन्ड भी फेमस हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है ऐसा, बात समझे। तो देखो, वही दूसरे शब्द में दिखाया जाए तो बिल्कुल हमारा गिफ्ट सिटी भी हांगकांग वाला जो फाइनेंशियल सेंटर उसके तरह रोल प्ले करना चाहता है। जैसे हांगकांग में चाइनीज़ कंपनी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच में, है ना, एक बहुत बड़ा बीच में वो ब्रिज, मतलब जो लिंक करता है अच्छे से, दोनों ब्रिज नहीं, लिंक करता है दोनों बीच में, यानी कि इन्वेस्टर आराम से वहाँ पे खरीद वो कर सकता है, चाइनीज़ का वो सेल कर सकता है, वो भी बैठ के तुम्हारा दूसरा कंट्री का लगा सकता है। तो बिल्कुल हम भी वैसा ही करना चाह रहे थे। हाँ, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने कोशिश वही किया कि जो ऑफशोर सेंटर है उसके हिसाब से ही बनाए, यानी कि IFSC का जो स्टैंडर्ड हो पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड हो, ठीक है। हाँ, इसके लिए रेगुलेटर भी है, जानते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी था ना। इसमें सभी जितने भी हमारे 4 रेगुलेटर है ना, RBI है ना, PRDI वाला है, पेंशन वाला भी है, सेबी भी है, तो सब 4 रेगुलेटर मिक्स होगा। तो ये मिक्स करके बनाया गया अथॉरिटी को, सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ पे, जितने भी रेगुलेटर है बच्चे लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस अथॉरिटी में, समझे। यही तुम्हारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि नियम अलग लगा दोगे तो नहीं चलने वाला है, इसलिए रूल और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबको एक साथ कर दिया गया था, जो कि मैं पहले क्लास में कई बार बता चुका हूँ तुम लोग को। नंबर ऑफ बैंक, ब्रोकर और अदर हैव बिगन ऑपरेशन इन द ऑफशोर सेंटर, और जितने भी बैंक है, ब्रोकर्स है, वो सब तुम्हारा ऑफशोर ट्रेडिंग करना चाहता है तो गिफ्ट सिटी से आराम से कर सकता है बैठ के, समझे। तो यहाँ पे देखो, BSE और NSE ने ऑलरेडी अपना सब्सिडी खोल दिया यहाँ पे, जानते हो BSE है ना, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों अभी महाराष्ट्र में है ना, मुंबई में है, दोनों मुंबई में है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, स्टूडेंट अपना सब्सिडी खोला, जैसे BSE का सब्सिडी इंडिया INX है और NSE का सब्सिडी NSE 9 है, ठीक है, इस तरह खोला है, अपना सब्सिडी भी यहाँ पे खोल दिया है। हाँ, द पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इज क्वाइट, बट देखो इतना आशावादी होकर बनाए मत, तुम लोग को जान के हैरानी होगा कि जो डोमेस्टिक का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टर का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गिफ्ट सिटी में, या फॉरेन इन्वेस्टर का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गिफ्ट सिटी में, वो नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइन ही नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे 3 रीज़न बताया है स्कॉलर्स ने। तो क्या 3 रीज़न है, देखो। नंबर 1 है कि रिलैक्सेशन ऑफ रूल हैज़ नॉट बीन डन, यानी कि जो रूल को रिलैक्स करना चाहिए था गिफ्ट सिटी में वो नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे डेरिवेटिव्स खरीदा नहीं जा रहा है। एग्जांपल देखो यहाँ पे कि इंडियन रेगुलेटर कुछ चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है कि क्या हम इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स को फ्री रन दे दें, तो वहाँ पे फ्री रन नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, इसको समझो, यही लास्ट में उपाय भी बनेगा, मतलब क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें ये देखो, पहले प्रॉब्लम समझो। देखो जैसे LRS फंड से, जानते हो ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, कितना हम अलाउ करते हैं एक साल में, $2.5 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें बोला गया कि जब एक कोई आदमी पैसा इतना लेके जाएगा, क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है हमारे इंडिया में, तो इसके लिए अभी अलाउड नहीं है। तो स्कॉलर ने कहा है, इकोनॉमिक्स ने कहा है कि इस चीज़ पे आप रिलैक्स कर दीजिए, ताकि जो 2.5 लाख जो डॉलर बाहर ले जा सकता है वो इधर भी इन्वेस्ट हो सके, इसके डेरिवेटिव में भी इन्वेस्ट हो चुके, वहाँ भी अलाउड नहीं है। ये अलाउड हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाए, बात समझे। तो वही बोल रहा है कि आप रूल्स को, है ना, रिलैक्स करिए ताकि LRS फंड IFC में आ सके, नंबर 1। हाँ, जो रेसिडेंट इंडियंस है वो भी इंटरनेशनल बैंक यूनिट से अपना वो खोल सके, बैंक अकाउंट खोल सके। अब बैंक अकाउंट खोलने से क्या होगा स्टूडेंट, यदि बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो हमारे जो रेसिडेंट्स इंडियंस है ना, वो भी रुपी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी गिफ्ट सिटी में जो रुपी डेरिवेटिव्स होगा ना, यानी कि उसके इंस्ट्रूमेंट से जो डेरिवेटिव्स होगा वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो उसको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब अकाउंट खोलने का अनुमति नहीं दिया गया है RBI ने,
तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्शन है। यदि मान लो कि बैंक अकाउंट खोल लेता है हमारे भारत के, हाँ, यदि वो इंटरनेशनल बैंक यूनिट में अपना खोल लेता है तो आराम से वो भी रुपी डेरिवेटिव्स में, रुपी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकता है, जो कि अभी बहुत बड़ा हर्डल्स है। नंबर 2, थर्ड क्या है कि द लॉज ऑन द रिप्राइवेशन ऑफ मनी आउट ऑफ गिफ्ट सिटी आर ऑल्सो क्वाइट, यानी कि जो पैसा आप लोगे गिफ्ट सिटी से, आपको जो पैसा मिलेगा उसको अपने जगह, अपने कंट्री में ले जाना, वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट है। जैसे मान लो गिफ्ट सिटी से कोई लंदन वाला आदमी इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कुछ कमाएगा, तो फिर वहाँ से पैसा जो ले जाना वाला होगा कि लंदन में ले जाएंगे, उसको लेके भी रूल्स थोड़ा सा तगड़ा है। तो वो जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दोगे तब तक क्यों लगाएगा वहाँ पे, उस पर काम करना होगा। और चौथा क्या है स्टूडेंट, जो बहुत ही रिस्की फंड्स है, जैसे हेज फंड हुआ जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, जानते हो ना कि इन्वेस्ट करो, है ना, या तो चला जाएगा तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, और यदि होगा तो तुमको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। डेट्स वाला हेज फंड्स। तो हेज फंड या और भी रिस्क इन्वेस्टर्स वाले हो गए, उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है। तो जब तक इसको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दोगे तब तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं रिस्की वाला जो फंड है उसको भी अलाउ करना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए इसलिए। नंबर 1। दूसरा क्या कि चिकन एंड एग सिचुएशन अबाउट लिक्विडिटी। अब इसमें बोलने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। देखो बच्चे लोग, लिक्विडिटी होगा तभी ना चल पाएगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना डोमेस्टिक का या इंटरनेशनल इन्वेस्टर, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बोला कि एग और चिकन वाला सिचुएशन है, यानी कि लिक्विडिटी एक प्रभाव है ये बोलने का, समझे ना। तो लिक्विडिटी का बहुत वहाँ पे कमी है। आगे देखो, अब एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोकेशन ऑफ गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी तुम्हारा गुजरात में है, जो कि ड्राई स्टेट है। अब ये लोग को मदिरा पान चाहिए होगा। शेयर मार्केट में वाला लोग सब बहुत तहस नहस वाला लोग सब होता है, बहुत डेंजर लोग होता है, थोड़ा चाहिए भाई, पी रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि कम से कम जो प्रीमाइसेस है ना गिफ्ट सिटी का, वहाँ पे आप लिक्विड अलाउ कर दीजिए, ठीक है ना। देखो इकोनॉमिक्स बाबू धर्म से नहीं चलता है। देख तो आईपीएल कौन सा एथिकल है, बताना जरा। मैं एथिकल से मगर आईपीएल से कितना बड़ा इकोनॉमी चलता है भारत का? आईपीएल एथिकल है नहीं है? इकोनॉमी एथिक्स नहीं देखता, समझे। इकोनॉमी फ्लो देखता है, और फ्लो आपका करप्शन वाला पैसा भी हो सकता है। तुम यदि, मैं तुमको बता रहा हूँ, हैरान हो जाओगे तुम लोग जान के। करप्शन इधर के हिसाब से गलत चीज़ है। मगर करप्शन यदि कोई कर ले और मनी को फ्लो कर दे तो वो कोई करप्शन नहीं है। क्यों? करेंसी तो फ्लो हो गया। अब करप्शन करके यदि बच्चे लोग तुम लोग तकिया के अंदर डाल दोगे पैसा, है ना, बोड़ा के अंदर डाल दोगे, तब वो गलत चीज़ है, क्योंकि मनी फ्लो नहीं हुआ। क्योंकि आपका जितना मनी फ्लो होगा उतना रोजगार बनेगा, समझे ना। तो मनी फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। मनी छुपा के रखने वाला चीज़ नहीं है। तुम हमको दोगे, हम रिक्शा वाला को देंगे, रिक्शा वाला वो फिर उसको देगा। जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतना ही लिक्विडिटी होगा, उतना ही हमारे देश में रोजगार मिलेंगे। पैसा का हिसाब किताब ये होता है बच्चे लोग। इकोनॉमिक्स समझो, इकोनॉमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट। अब यहाँ पे समझो, समझ गए ना, लोकेशन ऑफ गिफ्ट सिटी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें क्या बोला कि आरबीआई, वाई कांट द आरबीआई अलाउ इंडियन इन्वेस्टर। आरबीआई क्यों नहीं कर रहा है? आईपीओ को साथ उसका बैंक अकाउंट खुलवा दो, उसका अकाउंट खुलवा दो, है ना। अब तो फिर ये भी इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर भी आ जाएगा। देखो पहले जो बुनियादी ढांचा जो रचेगा वो तो इंडियन इन्वेस्टर ही करेगा। जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तब ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तब लोग बाहर के भी इन्वेस्ट करेंगे। पहले तो इंडियन इन्वेस्टर को मौका मिलना चाहिए। देखो वही बोला गया है, जो भी अभी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा यहाँ पे। देखो आरबीआई को चाहिए कि अपना जो रूल्स और रेगुलेशन था ट्विक करे, उसमें कुछ चेंज लाए, ताकि इंडियन इन्वेस्टर भी ट्रेड कर सके तुम्हारे गिफ्ट एक्सचेंज में, शेयर्स में। नंबर 1, हाँ, जो एलआरएस वाला जो था ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसको उसमें रिलैक्स कर देना चाहिए, ताकि डेरिवेटिव में लगा सके, वो बाहर जाए तो वो लगा सके यहाँ पे, ठीक है। यदि ये संभव हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो गिफ्ट निफ्टी है, अदर डेरिवेटिव्स, इसमें भी ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। आखिर जब तक बच्चे लोग ये गिफ्ट निफ्टी में नहीं होगा, अदर डेरिवेटिव्स में नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट, तब तक वो लिक्विडिटी नहीं आएगा वहाँ पे, समझो, ठीक है। इसमें वही बोला गया है कि आप एक काम करो, रेसिडेंट इंडियंस का इन्वेस्टर का खुलवा दो उसका, है ना। वो खुलवा दोगे तो क्या होगा कि गिफ्ट सिटी एक्सचेंज में बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल के लिए भी और इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों के लिए है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये सब काम होना चाहिए। तो आय का रास्ता क्या? वही सेम चीज़। आरबीआई और सेबी को दोनों को साथ बैठना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना, ये सब चीज़ पे इजी काम होना चाहिए। रिप्राइवेशन ऑफ फंड्स, उसको इजी कर दो, अपना कंट्री में ले जाने वाला जो चीज़ है उसको इजी कर दो, तभी तो आदमी यहाँ इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, है ना। अब बहुत काम करना पड़ेगा इसको, स्लो करने से नहीं होगा, बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा।
सिंस रीएलोकेशन ऑफ आईएएस, यहाँ देखो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि गुजरात से महाराष्ट्र हो जाए, वो तो अलाउड ही नहीं होगा क्योंकि बन चुका है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि जो प्रीमाइसेस है गिफ्ट सिटी का आसपास, उसमें थोड़ा अल्कोहल पे रिलैक्स कर दो। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? होप सो समझ में आ गया होगा गिफ्ट सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। आगे देखो, मैसिव टर्न अराउंड इन पल्स, देखो कितना फायदा हुआ है ना। ये जीएस पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये हिंदू बिजनेस लाइन में आया था 14 जुलाई को स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। देखो इंडिया ने गजब काम किया है ना, स्ट्राइड्स मतलब गजब का छलांग मारा है अब पल्सेस प्रोडक्शन में। देखो तुम लोग बच्चे लोग, फाइनेंशियल ईयर 2016 में लगभग 16.5 मिलियन टन हम लोग करते थे, प्रोड्यूस करते थे। और लाख में है, मिलियन में बता रहे, समझो, क्योंकि इससे पहले भी मिलियन में ही बढ़ा चुके हैं तुम लोग को। तो 16.5 है ना मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे पल्सेस को, सब पल्सेस को जोड़ के। अभी देखो कितना करें, 27.5, हमेशा बोलते हैं ना 27, 28, तो अभी कितना करें 27.5 एज पर योर रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल 2023 मतलब 22 और 23 का है ये। और देखो अभी मात्र हमको 1/10 बाहर से मंगवाना पड़ता है। हाँ, अभी कितना कंजम्पशन, अभी हमारा लगभग हमारे इंडिया में 30 मिलियन टन कंजम्पशन होता है, तो 1/10 अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, तुम लोग को एक डे टू डे करंट अफेयर्स में बताया गया था ना कि ऑस्ट्रेलिया का फार्मर्स भी अब लेंटिन वगैरह उगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया में बहुत बिक रहा है ये सब चीज़, है ना। पढ़े थे, देखे थे, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया गया है कि देखो अच्छी बात ये है स्टूडेंट कि चना और मूंग, जैसे मैंने पहले ही कहा, चना और मूंग का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हुआ है, बट ये सिमिलर स्टोरी तूर और उड़द में नहीं है। तूर और उड़द उतना नहीं बढ़ पाया। अब देखो तूर प्रोडक्शन कितना है एनुअली, देखो तो 3.3 से लेकर 4.5 मिलियन टन, ठीक है, 3.5 टू 4.5 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन है। बच्चे लोग समझ में आ रहा है एनुअल प्रोडक्शन। और हम जानते हैं कि चना दाल लगभग 50% है, और चना दाल पूरी तरीके से कौन सा क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है। इफ आई एम करेक्ट, रबी है कि खरीफ है, बताओ तो। रबी है ना चना, बिल्कुल एक्सक्लूसिव रबी क्रॉप्स है। और जानते हो सब ज़रा शेयर उसी का है। जैसे अभी 27.5 है, उसको हाफ करो कितना हो जाएगा, 27 को हाफ करो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो वही 12-13 जो मिलियन टन से वो चना ही दाल है। ऐसे 10 से 12 भी कर सकते हो, 45%, 50%। अब मगर उसमें तुम देखो ना एनुअल तूर प्रोडक्शन कितना है, ओनली 3.5 टू 4.5 मिलियन टन। और उड़द का देखो, वहाँ पे ध्यान दो, उड़द का देखो 1.5 टू 2.5 मिलियन टन से, बहुत कम है ना ये। तो इस पे काम होना चाहिए, इस पे भी एमएसपी सरकार को देना चाहिए, फार्मर्स को आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज़ पे। आगे देखो ये बच्चे लोग थोड़ा सा देख के पता चल रहा है कुछ तुम लोग को, बिल्कुल वहाँ से लाया गया है, वहाँ से दिए हैं, डाले मतलब जो भी भेजा उसने डाला है। तो आप बात समझने का प्रयास करो, कितना ये तुमको फिर से पुराना वाला चीज़ याद आएगा इससे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया आता है ना 5 पल्सेस के ऊपर। देखो उड़द है, उड़द ज़्यादा प्रीडोमिनेटली खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप जानते हो तुम लोग, जो तुम्हारा मानसून के साथ मैच कर जाता है। प्रीडोमिनेटली उड़द दाल यानी कि ब्लैक, ये क्या हुआ स्टूडेंट, ब्लैक ग्राम। मूंग है तुम्हारा, वो भी ज़्यादातर तुम्हारे खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स भी है, बट ज़्यादातर खरीफ क्रॉप्स है, इसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम। अरहर देखो, अरहर या तूर तुम्हारा एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप्स है, और ये चना और लेंटिल तुम्हारा एक्सक्लूसिव रबी क्रॉप्स है। रबी मतलब विंटर के टाइम में होने वाला। और चना जानते हो सबसे हाईएस्ट है, वही 10 टू 12 या 13 कह सकते हो मिलियन टन। शिवानी समझ में आ रहा है ना? देखो हाँ वही सेम चीज़ दे दी क्या, हाँ सेम रिपीट हो गया। आगे देखो, अब थोड़ा ये पुराना वाला ही है, देख लो। इसमें चना सब ज़रा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब देखो इंडिया और वर्ल्ड का लगभग बराबर है ना प्रोडक्टिविटी, तो चना दाल में हम बेस्ट है ना, एक्सक्लूसिव रबी क्रॉप्स है, एमपी है, उसके बाद राजस्थान। अरहर दाल देखो सब ज़रा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये एक्सक्लूसिवली पहले खरीफ क्रॉप्स है, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में सब ज़रा प्रोड्यूस होता है अरहर दाल, समझ गए। और इसका जो प्रोडक्टिविटी है लगभग 80% है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी, लगभग 80% है, देख सकते हो तुम लोग। आगे देखो उड़द दाल, देखो उड़द बताएं, जैसे उड़द देखो मध्य प्रदेश लीड करता है, और प्रीडोमिनेटली खरीफ क्रॉप्स है। मध्य प्रदेश 1/3 ऑफ द उड़द प्रोडक्शन। और मूंग दाल देखो स्टूडेंट, राजस्थान हाफ ऑफ द मूंग प्रोडक्शन है, राजस्थान नंबर 1 है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो टोटल यदि जोड़ दोगे स्टूडेंट पल्सेस का, तो तुम लोग को पता है एमपी लीड करता है, उसके बाद राजस्थान। एमपी से लगभग 1/3 33% जो टोटल तुम्हारा प्रोडक्शन होता है पल्सेस का, है ना, ये मध्य प्रदेश से ही होता है। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस में। बात समझ गए ना, एमपी इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे समझो कि आखिर क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा छलांग लगाए हम,
है ना, 27.5 मिलियन टन हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं ना ये 5 साल में, ऐसा क्या बात हो गया? यानी कि भारत सरकार का तुमको प्रयास दिखेगा यहाँ पे। देखो एक तो आपने हायर एमएसपी दिया, अब हायर एमएसपी दोगे तो क्रॉप्स है ना इस पे काम होगा, नंबर 1 है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा दोगे तो फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा और फार्मर ज़्यादा उस चीज़ को कल्टिवेट करेगा। दूसरा देखो क्वालिटी ऑफ सीड जो वितरण किया गया, मिनी किट्स वगैरह चलाया गया था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग सब खरीद रहे हैं और लोग सब उसको ले रहे हैं और नए सीड्स को लगा रहे हैं। जब फ्री लगाओगे फार्मर्स को अवेयरनेस दोगे तो फार्मर्स यूज़ करेगा उस चीज़ का। नंबर 2 उतना ही नहीं, तुम्हारा सीड सेंटर लगभग 150 सीड सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो ये अवेयरनेस दे रहा है वहाँ से, उसका सीड चेक हो रहा है वहाँ पे कि सीड सही है कि नहीं है, सीड में क्या प्रॉब्लम है, सीड में क्या करें और बेटर होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन। इरिगेशन फैसिलिटी देखो इम्प्रूव हुआ है ना, गवर्नमेंट ने प्रोक्यूर भी किया है पल्सेस को, तो इसका भी बहुत फायदा हुआ है स्टूडेंट। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के हिसाब से देखो तो हमने लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट पे इसको एक्सपांड किया है ना, तो देखो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये सेम चीज़ रेप्लिका तुम्हारा तूर और उड़द में भी होना चाहिए, उड़द में भी, तूर और उड़द में भी एमएसपी ज़्यादा देना चाहिए, उसका भी किट ज़्यादा बेचना चाहिए, या मतलब वितरण ज़्यादा करना चाहिए, तो इसका बहुत एडवांटेज मिल सकता था। तो गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए प्राइस वोलेटिलिटी को लेके, समझे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, हायर एमएसपी देना चाहिए तूर को, उड़द को, दूसरे पल्सेस को, ताकि फिर से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो फार्मर्स और अच्छे से काम कर सके। अब जानते हैं उनको मानसून बहुत ही एरेटिक है, यानी कि कहीं पे मानसून आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा है। जैसे अभी जस्ट देखिए महाराष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना पल्सेस प्रोडक्शन, महाराष्ट्र में बारिश ही नहीं हो रहा है जितना तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न पे हो रहा है अभी बारिश, या तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। तो चूँकि जानते हैं कि मानसून बहुत ही इरेटिक है, तो हमें सप्लाई साइड इंटरवेंशन पे भी काम करना होगा, मार्केट का जो प्राइस है उस पर भी काम करना होगा। वो कौन कर सकता है? भारत सरकार कर सकती है। तो ये सब सजेशन बताया गया है कि प्राइस वोलेटिलिटी पे भी ध्यान देना होगा, मानसून एरेटिक पे भी ध्यान देना होगा, तो सरकार बहुत अच्छे से यहाँ पे इंटरवीन करे इस चीज़ में, समझ गए? डेट्स इट।